पाकिस्तान की सियासत के अंदर अगर इस वक्त कोई बयानिया है तो वो ये कि इक़्तिदार में कैसे आना है। मियां नवाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त खुद को या उनकी जमात खुद को इक़्तिदार के बहुत करीब समझती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इवेंचुअली वोटर के पास क्या बयानियाँ लेकर जाएगी। मियां नवाज शरीफ साहब ने आज ये दूसरी मरतबा, जी हाँ दूसरी दफ़ा इसका जिक्र किया है और जिक्र किया है उन ज़्यादतियों का जो मियां नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान के साथ की गई। क्या मुस्लिम लीग नून के लिए इंतखाबात में जीत का वाहिद ज़रिया यही बयानियाँ हैं, यानी बताना लोगों को कि वो ज़्यादतियाँ जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ की गई, जिन लोगों की तरफ से की गई, जिन ताकतों की तरफ से की गई, उनका एहतसाब होना चाहिए, उनसे सवाल भी पूछा जाना चाहिए। लेकिन इस मुल्क की सियासी तारीख अगर देखी जाए तो सवाल सिर्फ सियासतदानों से ही पूछे जाते हैं, जवाब तलबी सिर्फ सियासतदानों की ही होती है। ताकतवर शख्सियात, मुख्तदर हल्के कभी जवाब देते नहीं, और अगर कोई जवाब ज़्यादा मांगे तो उसको जवाब की जगह कुछ और मिल जाता है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये दूसरी मरतबा है जब मियां नवाज शरीफ साहब ने पिछले 3 महीने के अंदर ये गुफ्तगू फरमाई है। आज जो उन्होंने कहा, अगर देखा जाए असूली तौर पर तो बात दुरुस्त है कि वो लोग जो दूसरों को चोर कहते रहे आज खुद कटहरे में हैं और उनको जवाब देना पड़ रहा है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ साबिक हुकूमत नहीं बल्कि उस हुकूमत को लाने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने आज तो ये कह दिया, लेकिन आज जो गुफ्तगू फरमाई उसके अंदर कुछ बातों के अंदर तब्दीली थी। आज भी बात एहतसाब की और जवाब की हो रही थी, लेकिन शायद वो स्ट्रेंथ या वो गस्टो या वो जो पैशन था उसकी थोड़ी सी कमी थी जो कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जाहिर की जब उन्होंने तकरीबन 2-2.5 महीने पहले लंदन में अपने पाकिस्तान आने से पहले गुफ्तगू की। उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा था, ये भी सुन लीजिए। ये इन हालात से दो चार करने वाले मुल्क को और हम सब को, कौम को, वो कौन है? कभी उनका एहतसाब होगा या नहीं होगा? शक्लें हमारे सामने हैं, वो चेहरे हमारे सामने हैं, लेकिन हमारा सिस्टम क्या इस काबिल है कि उन लोगों का भी एहतसाब करे? मेरा और आपका तो 1 मिनट में एहतसाब होता है। 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वजीर आज़म को चलता करते हैं। और कौन पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है, आलाकार साकिर निसार है, होसा है, वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है। और जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये किया है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम है। और ये लोग जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुंचाया है ये कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, ये बिल्कुल पहुंचेंगे। इन लोगों को स्पेयर करना जो है ना वो बिल्कुल बड़ा जुल्म होगा। ये लोग काबिले माफी नहीं है। ये लोग काबिल माफ़ी नहीं, इन लोगों को स्पेयर करना बहुत बड़ा जुल्म होगा। ये वो गुफ्तगू है जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने खुद फरमाया कि वो दौड़े दौड़े जहाज़ पर वापस लंदन चले गए अपने 2 दिन के बाद ही, क्योंकि इसके बाद जो शॉक वेव्स आई उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हैरान और परेशान दोनों कर दिया। इसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब से खाकसार की मुलाकात भी हुई, जिसके बाद मैंने ये नतीजा निकाला कि मियां नवाज शरीफ साहब जहां 2017 में खड़े थे अब भी वहीं पर हैं और ख़ुद पर हुई तमाम तर ज़्यादतियों का हिसाब चाहते हैं और जवाब भी मांग रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में यही नहीं और भी बहुत कुछ हो रहा है, जहाँ जनाब इमरान खान जो कि इस वक्त पाबंद सलासिल में है, पार्टी चेयरमैनशिप उनसे जा चुकी है, जमात उनकी और जो नज़र आती है वो ग्राउंड पर बड़ी मजबूत है, लेकिन नए चेयरमैन की मौजूदगी के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इलेक्शन के अंदर कुछ कर पाएगी, क्या उन पर हाथ हौला हो पाएगा, ये तमाम गुफ्तगू जानते हैं और इसके हवाले से एक बड़ा ज़बरदस्त तर्जुमे की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरे उस्ताद जनाब सोहेल वड़ैत साहब, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, और अगर आप उनके कॉलम्स फॉलो कर रहे हैं तो पिछले कुछ दिनों से उन्होंने बड़े बेहतरीन कॉलम्स लिखे हैं और पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो क्रूड रियलिटी है उसको भी हमारे सामने रखा है। वड़ैत साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ये फरमाइएगा, अब अगर मैं मियां नवाज शरीफ साहब से ही शुरू कर पाऊँ, हुकूमत नहीं एहतसाब चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ये इलेक्शन नारे तक तो दुरुस्त है, मीडिया टॉक में भी दुरुस्त है। आज तो खैर पार्टी की इंटरनल मीटिंग में उन्होंने गुफ्तगू की और लोगों से पूछा जो मौजूद थे कि आप भी यही समझते हैं, तो जवाब आया जी हाँ हम यही समझते हैं। जबकि पिछली दफ़ा जो उन्होंने फरमाया था उसके बाद राना सलाउल्लाह साहब ने कहा ये मियाँ साहब की वो एक ज़ाती सेंटिमेंट भी है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत है क्या इस वक्त आपकी नुक्ता नज़र में? देखें, ज़ाहिर है वो इस तजर्बे से गुज़रे हैं और जो जो तजर्बे से गुज़रता है उसके दिल में ये बातें तो होती हैं। लेकिन पाकिस्तान का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि देखें, पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे उनके एहतसाब की कोशिश हुई, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ, तो आपने देखा कि वही जनरल रहील शरीफ थे जिनको मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है बहुत नीचे के नंबर से ला के तो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था, वही उनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए और बिल आखिर
جنرل پرویز مشرف کو ملک سے باہر نکال دیا گیا. ابھی مثلاً جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کے خلاف نواز شریف جو ہیں وہ ہیں، اور جنرل باجوہ کے خلاف عمران خان بھی ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ جنرل باجوہ کا جو ہے وہ احتساب ہو سکے گا، کیونکہ ان کا ادارہ جو ہے وہ ان کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے. بالکل. تو اس لیے یہ تو مجھے بظاہر ابھی اس وقت تک کی صورتحال کے مطابق تو ممکن نظر نہیں آتا. البتہ یہ ہوا ہے کہ جنرل مشرف کے جو خلاف فیصلہ آیا تھا اس سے جو ایک بہت آسانی سے مارشل لا لگ جاتے تھے، اس کے راستے میں ایک رکاوٹ، ایک خوف، ایک ڈر جو ہے وہ ضرور پیدا ہوا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی ساری سیاسی قوتیں مل کر بھی ابھی اس قابل نہیں ہیں کہ وہ مقتدرہ کا مقابلہ کر سکیں. اور اسی طرح ہمارے ہاں جو عدلیہ کے یہ جو جج ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے، جو مارشل لاؤں کے حق میں فیصلے کرتے رہے یا سیاستدانوں کے خلاف فیصلے کرتے رہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس وقت کی جو مقتدرہ تھی وہ تھی، اور وہ یہ فیصلے کرواتی تھی. اور یہ جج جو ہیں یہ بھی ان کے جو ہے آگے سے ان کو نہ نہیں کر پاتے تھے، یا ان کے ساتھ مل جاتے تھے، مراعات اٹھاتے تھے، فائدے اٹھاتے تھے، عہدے لیتے تھے. تو یہ سارا مل ملا کے ہوا. لیکن ابھی بھی جو سویلین نیریٹو ہے وہ اتنا سٹرانگ نہیں ہے اس وقت. تو بلکہ بدقسمتی منیب صاحب یہ ہے کہ جو ہم نے 90s کے اندر بھی جو سپیس تھی، یا 2000 کے بعد جو ہم نے سپیس حاصل کی تھی، وہ بھی اب تو سپیس نہیں ہے. نہ میڈیا کی اس طرح آزادی ہے، نہ جو عدلیہ کی اس طرح سے آزادی ہے، نہ ہیومن رائٹس ہیں. تو یہ ابھی تو وہ صورتحال نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے بندے عوام تو ہمیشہ پالیٹیشین کی طرف ہی انہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ سارا کچھ بحال ہونا چاہیے. لیکن نواز شریف کو اب مشکل یہ ہے کہ وہ اسی مقتدرہ کے ساتھ ہی اس وقت ان کا اتحاد ہے جس مقتدرہ سے انہیں گلے بھی ہیں، ماضی کی مقتدرہ سے، اور دوسری طرف اسی عدلیہ سے انہوں نے ریلیف لینا ہے جس کے پرانے جو لوگ ہیں ان سے ان کو شکایت ہے. تو یہ ایک جو تضاد ہے اس سے وہ کیسے نکل سکیں گے؟ اب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جن کا انہوں نے نام لیا تھا لندن میں، وہ ابھی بھی جج ہیں اور اگلے چیف جسٹس بننے والے ہیں. بالکل. تو یہ ساری ان کے راستے میں مشکلات ہیں. بٹ وڑائچ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، ان کی سیاست، ان کی سیاسی تاریخ آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے، اس پہ مجھے آپ کا اوپینین چاہیے، کہ جو عمران خان صاحب نے کیا پچھلے 1.25 سال کے اندر، دیٹ واز آؤٹ آف دی آرڈنری. وہ بڑا غیر معمولی تھا اور ناقابل برداشت تھا، ناقابل فہم تھا. اور پھر اس کی مینیفیسٹیشن پچھلے سال کے آخر میں، اور پھر 9 مئی کو جس طرح سے ہوئی، یہ ایسی جگہ ہے جہاں اسے کہا جاتا ہے کہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، اور اس سے کچھ پھر درستگی اس کی ہو نہیں سکتی. جماعت کے لیے شاید ہو جائے، عمران خان صاحب کی ذات کے لیے نہیں ہو سکتی. اس کے اوپر ذرا ریفلیکٹ کیجیے گا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی بہت انوکھا جرم کر دیا ہے جس سے ان کی معافی نہیں ہو سکتی؟ نہیں، دیکھیں، دنیا میں ہر جو شخص ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جو نون لیگ ہے اس نے بھی اپنے تجربات سے سیکھا ہے کہ ہماری لمٹس کیا ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی اپنی تجربات سے سیکھا. آپ دیکھیں جو پیپلز پارٹی کی جو پہلی موومنٹ تھی، جو بھٹو صاحب کی پھانسی سے پہلے اور بعد میں ہوئی، اس میں لوگوں نے آگ لگائی اپنے آپ کو. اس زمانے میں جو ہے لوگوں نے کوڑے کھائے، شاہی قلعے گئے. اس وقت وہ اسٹیٹ کے خلاف بھی بات کرتے تھے. تیارہ بھی انہی کے جو چند ہمدرد تھے، چاہے وہ ایک الگ سے پارٹی تھی، انہوں نے تیارہ بھی اغوا کیا. اس وقت بھی ہم سنتے تھے کہ نہیں، اب یہ تخریب کار ہو گئے ہیں، اب ان کے لیے معافی نہیں ہے. ہم نے یہ بھی سنا کہ جب نون لیگ نے ایک زمانے میں سپریم کورٹ پر حملہ کیا تو سپریم کورٹ نے ان سب کو سزائیں دے دی، اور یہ کہا گیا کہ یہ بڑا جرم ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پبلک کسی لیڈر کو سزا دے دیتے ہیں یا اس کو پالیٹکس سے تیاگ دے دیتے ہیں، تو اس سے جو سارا اس کا ووٹر ہے وہ بھی ڈس انفرنچائز ہو جاتا ہے. میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ نواب اکبر بگٹی صاحب جو تھے، وہ ان کو مار دیا گیا. سب سمجھاتے رہے کہ نہ کریں. آپ اس کے بعد دیکھیں کہ آپ بلوچستان کے حالات اچھے ہوئے یا خراب ہوئے. ٹھیک ہے، اگر آپ ان کے ساتھ کوئی ڈیل کر لیتے، ان کو کوئی
रास्ता देते तो शायद बलूचिस्तान इस हद तक हालात ख़राब ना होते। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप किसी लीडर को सज़ा देते हैं, जब भुट्टो को सज़ा दी गई तो उसके नतायज आज भी हम भुगत रहे हैं। बिल्कुल कि आप देखें कि उसकी वजह से एक वोट बैंक ऐसा बन गया जो बागी था एस्टेब्लिशमेंट का, और आपने 15 साल पीपल्स पार्टी को सिंध में तावान के तौर पर हुकूमत दी, 3 दफ़ा आप फेडरेशन में उनको हुकूमत दे चुके हैं। तो ऐसे काम क्यों किए जाएं कि जिससे एक कोई रूह जो है वो आप पर हुकूमत करती रहे या एक बंदा जेल में बैठा हुकूमत करता रहे। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि जिससे मसालियत हो। खान साहब को भी मैं, जब वो 9 मई नहीं हुआ था तो हम जाके ये मशवरा देते थे कि आप ये एग्रेशन छोड़ें, आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठ के डायलॉग करें, आप भी पॉलिटिशियन हैं। वो कहते थे नहीं जी ये तो चोर है, गलती की उन्होंने। फिर हमने ये भी कहा कि आप एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें, उन्होंने कहा वो नहीं मेरे से करते। तो मैंने जवाबन हंस के कहा कि आप यकतरफा शुरू कर दें। तो भाई बात यह है कि पाकिस्तान कोई उस तरह का मुल्क तो नहीं है कि जहाँ फ़ौज के बगैर आपको हुकूमत मिल जाए। यहाँ तो देखो मकबूलियत और कबूलियत दोनों मिल के चलते हैं। भुट्टो साहब से, नवाज़ शरीफ साहब से, बेनज़ीर भुट्टो साहबा से, इमरान खान से, सबका देख लें कैसे एंट्री हुई है इक़्तिदार में। क्या सिर्फ मकबूलियत से हुई है? नहीं, कबूलियत भी साथ शामिल थी हर एक में। तो भाई इस असूल को क्यों मद्देनज़र नहीं रखा जाता? तो मेरी तो यही है कि भाई ये जो तलखियाँ हैं इनको कहीं तो जाके ख़त्म करना है ना। बट तलखियाँ जो है, बट सर जो आर्ग्यूमेंट है सर कतर कलामी, इसमें जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि इस फिर मैं ज़रा मज़ीद आगे जाना चाहूँगा, ज़रा इंतखाबात के मंजरनामे पे भी मैं चाहूँगा आप रिफ्लेक्ट करें। तो इमरान खान के लिए क्या आपको इस सिस्टम में गुंजाइश नज़र ही नहीं आती, या ये वक्ती है और 2-4 साल बाद गुंजाइश निकल आएगी? जी निकल आएगी। उसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात आपको अपने बाहर जो हैं, जिसको आप कहते हैं गुंजाइश, उस गुंजाइश को बढ़ाना पड़ता है। बाज़ औक़ात इसी तरह जिस तरह हम खान साहब को ये कह रहे हैं कि भाई आप भी अपने सुलह पसंद लोगों को आगे लाएं। वो लोग जो, उनकी तो पार्टी सारी प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी है, उनका तो आज भी बयानियाँ जो वो ये है कि मैं फ़ौज के साथ मिल के हुकूमत करूँगा। ना उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी पे कोई फ़ौज से इख्तलाफ है, ना उनका कोई दाखिला पॉलिसी पे इख्तलाफ है, ना उनका मीडिया पॉलिसी पे कोई इख्तलाफ है। वो तो फ़ौज के साथ मिल के मीडिया पॉलिसी चलाते रहे। वो तो जो है ना उनका ह्यूमन राइट्स के ऊपर कोई इख्तलाफ है, ना बलूचिस्तान की पॉलिसी पे उन्होंने कोई इख्तलाफ किया, ना इंडिया के साथ फ़ॉरेन पॉलिसी पे इख्तलाफ किया, ना अफ़गानिस्तान पे इख्तलाफ किया। तो यही इख्तलाफात होते हैं ना सियासतदानों के। ये तो उनका कोई इख्तलाफ नहीं, उनके तो पर्सनल इख्तलाफात हैं दो बंदों से। ठीक है। तो भाई सवाल ये है कि ये खान साहब को भी समझना चाहिए कि जब उनका उस अदारे से इख्तलाफ ही कोई नहीं है, ठीक है, तो वो लड़ाई किस चीज़ की लड़ रहे हैं? तो भाई क्या उनकी मर्जी के मुताबिक ही सारे अदारे चलें? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सवाल ये है कि भाई अब पाकिस्तान में आपने मिलजुल के रहना है। आपको एस्टेब्लिशमेंट से भी जो देखे, 2 पार्टियां जो हैं, देखिए पीपल्स पार्टी की भी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई रही, इस हद तक लड़ाई रही कि भुट्टो साहब को फांसी चढ़ा दिया गया। लेकिन पीपल्स पार्टी ने क्या लर्न किया? बेनज़ीर भुट्टो ने बाकायदा किताब लिखी, मफामत। ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो हमेशा मफामत की बात करती रहीं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे आई। नवाज़ शरीफ साहब जिनको कहा जाता था कि मुहाज़ राई के जो हैं वो चैम्पियन हैं, अल्टीमेटली वो भी पीपल्स पार्टी के साथ और फौज के साथ मसालत पे आए। बिल्कुल ठीक है। खान साहब को भी अल्टीमेटली इसी